सबसे पहले तो मैं आचार्य जी का धन्यवाद भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने यहाँ ला करके खड़ा कर दिया। उनके काम को कई वर्षों से मुझे थोड़ा नज़दीक से देखने का मौका मिला। इतना तो नहीं जितना डॉक्टर भूप सिंह जी ने देखा है, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा और जब साइंस का विद्यार्थी था मेरे दिमाग में भी यही बातें चलती थी कि क्या हम लोग दुनिया के सामने ये सिद्ध कर सकते हैं कि वेद विज्ञान के ग्रंथ हैं, सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। और इसलिए मैं वैज्ञानिक बनना चाहता था। 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मुझको फेलोशिप मिली उस ज़माने में, 1976। एक शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, एक और कैंसस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझको जो है फेलोशिप मिली। लेकिन मैं नहीं जा पाया, जाना चाहता हुआ भी नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं या तो आईपीएस अधिकारी बनूं या आईएएस अधिकारी बनूं। उनको डर ये लगता था मैं अमेरिका चला गया शायद वहीं ना बस जाऊं। ऐसा एक पड़ोस के लड़के ने किया था। पढ़ने लिखने में मैं काफ़ी तेज था और माँ बाप का वक्त था, इसलिए मैं जब केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा था मैंने सोचा चलो पिताजी की इच्छा तो मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ सिविल सर्विसेज की। पीएचडी करते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया। ये ईश्वर की कृपा थी, मैं पहले प्रयत्न में ही सफल हो गया, आईपीएस अधिकारी बन गया। उसके बाद में पढ़ने लिखने का समय मिला ही नहीं। लेकिन जो संस्कार है, संस्कार कमजोर नहीं हुए। असली लगभग पिछले 40-45 वर्षों में मैंने इस विषय पर काफी चिंतन किया। 2003 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ मेरा वैज्ञानिक भाषण था कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। आचार्य जी बोल रहे थे वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, इसी में मेरा पूरा भाषण था। मुझको नहीं मालूम कितने लोगों को बात पसंद हुई है, लेकिन डॉक्टर राम प्रकाश जी जो प्रसिद्ध आर्य समाज के विद्वान रहे, केमिस्ट्री के हेड रहे, वो भी थे उसमें। वो बड़े खुश हुए कि पहली बार हम ईश्वरीय वेद के बारे में इतना साइंटिफिक, इतना वैज्ञानिक हम जो है कोई व्याख्या सुन रहे हैं। ये बात सही है कि आचार्य जी ने जो इतना काम किया, उनका संकल्प था और बिना सत्य के संकल्प की सिद्धि होती नहीं है। वो कह रहे थे ये काम बहुत कठिन है, बहुत दुष्कर कार्य है। वेद को समझना बहुत ही दुष्कर कार्य है। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ऋग्वेद पे 45 वर्षों उन्होंने काम किया और 4 वॉल्यूम में उन्होंने मोटी मोटी 4 वॉल्यूम में किताबें लिखी और मेरे पास लेकर के आए किसी विद्वान के थ्रू, और मुझे वो उन्होंने भेंट की। उनके मुंह से गलती से ये निकल गया
कि हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में मेरे से ज़्यादा ऋग्वेद का जानकार कोई नहीं, क्योंकि मैंने 45 वर्ष काम किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनका अभिनंदन भी किया। उनका बेटा भी साथ में आया था, क्योंकि 85 साल के विद्वान है वो, 80 साल के ऊपर, 85 साल के आसपास। उनका बेटा भी जवान था, 50 साल के आसपास होगा। वो पिताजी से भी ज़्यादा बोल रहा था। मेरे पिताजी से बढ़कर के जो है ऋग्वेद को जानने वाला कोई विद्वान दुनिया में नहीं है। मैं बचपन से आर्य समाजी ठहरा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, उन्हीं की किताब लेकर के मैंने उनको कहा, मेरा विश्वास है कि ऋग्वेद पर 45 वर्ष आप काम किया, तो ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र को तो आप समझते ही होंगे। कि हाँ, बिल्कुल ठीक समझता हूँ। उन्हीं की किताब मैंने उनके सामने खोली और मैंने कहा इस वेद मंत्र का अर्थ बता दीजिए। कहा ऐसे तो नहीं बता सकता मैं एकदम, इसका, हाँ, उन्होंने कहा इसका तो नहीं बता सकता। फिर मैंने उसी किताब का दूसरा पेज खोला, मैंने कहा इसका बता दीजिए। कहता नहीं, ऐसे मैं नहीं बता सकता। ये हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की दशा है। मैं तो देखना चाहता हूं इस भारतवर्ष में, इस दुनिया के अंदर मुझे वेदों का ऐसा कोई विद्वान मिले जो वेद के मंत्र को बिना किसी की सहायता के, बिना निरुक्त के, व्याकरण के किसी की सहायता के, किसी भाष्य के, किसी व्याख्या की सहायता के उसका अर्थ मुझको बता सके। उम्र चाहे कितनी भी हो, मैं उसके पैर छूने वाला हूं। आचार्य जी ने जो काम किया, इतरे ब्राह्मण का जो काम किया, मैंने तो किताब वो पूरी नहीं पढ़ी। विशाल ने जो किताब लिखी वो मैंने कुछ पढ़ी। एक बार पढ़ने में तो समझ में भी नहीं आती, काफी कठिन किताब है। और कंसेप्ट इस तरह के है कि एकदम से हम लोगों की हिंदी भी थोड़ा कमजोर हो गई। कई बार मैं देखता हूँ जो उसे हिंदी के शब्द लेके उसकी अंग्रेजी अगर हो तो पढ़ने में थोड़ा आसान होता है। अंग्रेजी उन्होंने लिखी नहीं, हिंदी लिखी है, तो पढ़ने में थोड़ा सा और दिक्कत होती है। तो ऐसी किताबें जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर उसको एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। कैसे हम उसको समझ सकें, ये बात सही है कि आज विज्ञान के सामने एक प्रश्न, सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं। मैं तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा, मैंने अपने बहुत प्रोफेसरों से सवाल पूछा, सब कहते हैं, उस समय तो एटम की बात होती थी जब मैं पढ़ता था, अब तो छोटे छोटे और क्वार्क्स और पता नहीं क्या क्या जो है कि पार्टिकल फिजिक्स आ गई। तो मैं तब भी ये सवाल करता था। मैं दिल्ली मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं अपने प्रोफेसर से सवाल करता था, ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कभी तो घूमना शुरू किया होगा। जब घूमना शुरू किया, वो फोर्स क्या थी जिसने घुमाना शुरू किया? कोई प्रोफेसर इस बात का जवाब नहीं दे सका कि वो फोर्स क्या थी, वो बल क्या था जिसने इलेक्ट्रॉन को घुमाना शुरू किया। किसी के पास जवाब नहीं। मुझको मालूम नहीं कितने लोगों ने शायद पढ़ा हो सकता है डॉक्टर भूप सिंह जी ने पढ़ा भी होगा। एक किताब आती है, मतलब बहुत सालों पहले पढ़ी थी, जब मैं एमएससी कर रहा था तभी पढ़ी थी, अभी तो उसका लेटेस्ट वर्जन आया होगा। एक किताब का नाम है, अमेरिका में छपी, अमेरिका के साथ इंग्लैंड लंदन में छपी है, बहुत मोटी किताब है, मेरे पास भी थी वो, लाइब्रेरी से मैं तो पूरा का पूरा फोटो स्टेट करा, तो किताब मिलती नहीं थी। किताब का नाम है द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इग्नोरेंस, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का एनसाइक्लोपीडिया है। सैकड़ों सवाल है उसके अंदर, सैकड़ों नहीं शायद हजारों सवाल हैं, जिन सवालों का दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है कोई पुरानी किताब है,
कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। जहां सर्ट के डॉक्टर भूप सिंह जी बात कर रहे थे, जहां दुनिया के 4,500 5,000 वैज्ञानिक काम करते हैं, मैं उसको विजिट किया। वो जिनेवा के अंदर है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में दोनों की बॉर्डर पर ये हमारा सर्ट वो बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है वो, जहां दुनिया के मुझे लगता है कि शायद करीब करीब सभी 200 के वैज्ञानिक वहां काम करते हैं। अंडरग्राउंड 27 किलोमीटर लंबी टनल बनाई हुई है, ये जानने के लिए कि सृष्टि का विज्ञान क्या है, जिसकी बात जो है आचार्य जी ने की और विशाल आर्य ने भी बात की है कि सृष्टि विज्ञान को जानना क्यों जरूरी है। और सृष्टि विज्ञान क्या है, जिन्होंने जो ह्यूमन जीनोम की बात की है, 3 वैज्ञानिकों में जाओ, वहाँ पर अगर कोई जाएगा, मुझे मालूम नहीं कि कोई गया कि नहीं गया, लेकिन जाना चाहिए। अगर कभी मौका मिलता है आपको, कभी स्विट्जरलैंड में जाने का मौका मिले, तो नीचे जाने का मौका तो कम लोगों को मिलता है, हमको तो लेके गए थे, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तब भी। हमारी एक टीम थी हमारी, तो हमको लेकर गए नीचे ज़मीन के अंदर लेकर के गए। लेकिन मैं कहता हूँ ऊपर ही घूम के आ जाओ। जो ऊपर उन्हें देखने के लिए दुनिया के लिए बनाया है, वहाँ पर लिखा हुआ है आज का विज्ञान केवल 4% साइंस को दुनिया को समझता है। कितना? 4%। 96% दुनिया अभी भी विज्ञान से परे है, वैज्ञानिक उसको समझ नहीं सकते हैं। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में ये बात आती है, 3 पाद ऊपर है, 1 पाद नीचे है। जो हम लोग कहते हैं कि दुनिया के 4% जो विजिबल वर्ल्ड है, अगर आजकल की मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में मैं बोलूं कि ओनली 4% इज द विजिबल वर्ल्ड एंड 20% इज द डार्क मैटर एंड 75% इज द डार्क एनर्जी। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम 4% उसकी बात करते हैं। 4% दुनिया हम लोग उसको जानते हैं। इस 4% के बारे में भी हम पूरा नहीं जानते, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारी नॉलेज इतनी कम है, तो ये कह देना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सारी विज्ञान को समझता हूँ, सृष्टि विज्ञान को समझता हूँ, ये स्ट्रिंग थ्योरी है कि बिग बैंग थ्योरी है कि कौन सी थ्योरी है, इसको कहना बड़ा मुश्किल है आधुनिक विज्ञान के उसमें। अगर कोई निश्चित रूप से कह सकता है, वो केवल वेद का वैज्ञानिक ही कह सकता है। लेकिन वेद का वैज्ञानिक इतना सरल नहीं है बनना। महर्षि दयानंद के बाद जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति से प्रभावित हूँ आर्य समाज के क्षेत्र में, उसका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, उन्होंने जो वैज्ञानिक भाष्य किए हैं, उपनिषदों के भाष्य किए हैं, कई वेद मंत्रों के भाष्य किए हैं। कई बार दुख भी होता है जान करके। किसी विद्वान ने किताब लिखी है, उन्होंने क्लेम किया कि मैं वैज्ञानिक भाष्य किया है। मेरे पास जब किताब आई तो मैंने देखा शब्द बाय शब्द, वर्ड बाय वर्ड पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का था। तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ये कहते थे, 26 साल की उम्र में चले गए। 26 साल की उम्र में उन्होंने कहानी लिखा है, आज से लगभग बहुत साल पहले, मुझको लगता है कि 1976 में, 1976, लगभग 45-46 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल पब्लिश भी हुआ था। मैंने पंडित गुरुदत्त को कोट किया था। पंडित गुरुदत्त ने लिखा है, वेद का भाष्य करने के लिए कोई विद्वान वेद का भाष्य नहीं कर सकता। मैं आपको ये कह रहा हूं, कोई विद्वान वेद का भाष्य नहीं कर सकता। जो अपने को विद्वान कहते हैं वो वेद का भाष्य नहीं कर सकते। केवल मात्र जब ये संदीप बोल रहे हैं, संदीप साइंस का मॉडर्न टेक उसमें पढ़ा हुआ वो है, मैं संदीप का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत कुछ बातें सीखी हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखना भी जरूरी है। पंडित गुरुदत्त ने लिखा है, कोई विद्वान वेद का भाष्य नहीं कर सकता, उसको पहले योगी बनना पड़ता है।
केवल मात्र योगी नहीं, केवल मात्र योगी नहीं, सृष्टि विज्ञान को उसको पूरा समझ में आना चाहिए। उसको जियोलॉजी, जियोलॉजी, फिलोसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे महर्षि तरण से लेकर के ईश्वर तक उसको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो योगी होना चाहिए। बिना योग के जो है कोई भी वेद का भाष्य नहीं कर सकता। लोग करते हैं, लोग आज भी भाष्य कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, व्याख्या लिख रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हो, विद्वान लोग समझ सकते हैं उसमें गहराई कितनी है। कितने लोग नकल से लिखते हैं, कितने लोग अपनी बुद्धि से लिखते हैं। जब तक आदमी को अनुभव नहीं होता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, जब तक आदमी उस इवोल्ड स्टेट में नहीं पहुंच जाता, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको इवोल्ड स्टेट, उस इवोल्ड स्टेट में आदमी जब तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वेद मंत्र का भाष्य नहीं कर सकता। मैं 1976 की बात कर रहा हूं। मैं घूम रहा था हरिद्वार में। आप लोगों ने शायद नाम भी सुना हो, कुछ वरिष्ठ लोगों ने शायद मिले भी हो कभी। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। एक हमारा विमान शास्त्र है, विमान शास्त्र, यंत्र सर्वस्व का, महर्षि भारद्वाज के यंत्र, उसका विमान, उसका एक प्रकरण है। वो किताब मिली थी 1956 में, भारत सरकार को किताब मिली कि विमान बनाने की कला क्या थी, विमान शास्त्र क्या था इस देश में। उसको ट्रांसलेट कराना था। तो ट्रांसलेट कराए तो कैसे कराएं? जो डॉक्टर भूप सिंह जी बोल रहे थे, संस्कृत वालों को साइंस नहीं आती और साइंस वालों को संस्कृत नहीं आती। मैं ये कहता हूं कि साइंस भी जानने वाला हो, संस्कृत भी जानने वाला हो, जब तक योग नहीं होगा तब तक भी वेद का भाष्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी को ये काम दिया गया, टास्क दिया गया कि वो इस विमान शास्त्र का जो है भाष्य करें। मैंने उनसे पूछा, मैं साइंस का स्टूडेंट, तभी मैंने एमएससी की थी केमिस्ट्री में, लेकिन मेरे अंदर ये भूत सवार था, वेद और विज्ञान। तो मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी आपने इसका भाष्य कैसे किया? कहता मुझे जो है भारत सरकार ने एक टीम बना करके दी, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, जो एरोप्लेन बनाने वाले, ठीक करने वाले जो इंजीनियर वो थे, संस्कृत साहित्य के विद्वान भी थे, कि व्याकरण के लोग भी थे, वो भी बड़े विद्वान हुए हैं, हमारे वैदिक विद्वान हुए, स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक। संस्कृत में किताबें लिखी हैं, दर्शनों में किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन ये कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा, कई बार ऐसा होता था, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में नहीं आता था हमको, किसकी व्याख्या कैसे की जाए, इसको ट्रांसलेट कैसे की जाए। वो कहता था, मैं कई बार 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ध्यान में बैठता था, समाधि लगाने की कोशिश करता था, समाधि में मुझको था, ध्यान में बैठता था, तब जाकर के मुझको समझ में आता था इसका अर्थ क्या हो सकता है। जब विमान शास्त्र की ये हालत है तो वेद की क्या हालत होगी। इसलिए हमको जो एक टीम से बात नहीं बनेगी, हमको साधना भी चाहिए। बिना साधना के भी काम नहीं हो सकता। सत्य की साधना करने वाले लोग चाहिए, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग चाहिए, अटूट जिसका विश्वास हो, इस वेद विज्ञान के अंदर जिसका अटूट विश्वास हो, इस भारतीय संस्कृति में जिनका अटूट विश्वास हो। कि जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोला। हमारे ऋषि ऐसे ही थे, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, जब भगवान राम से मिलने जाते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो भगवान राम से जाकर के यही कहते हैं, मैं प्रचेतस का पुत्र, लेकिन मुझको याद नहीं है कि मैंने बचपन से लेकर के आज तक कभी भी एक बार भी कभी झूठ बोला हो। वे वाल्मीकि, हमारे कुछ लोग उसको डाकू बता में, कोई चोर बताते हैं।
जिसने, जो ऋषि का पुत्र, जिसने कभी भी झूठ न बोला हो, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, अगर हम ये चाहते हैं, और मेरा भी विश्वास है कि वेद हमारे विज्ञान के ग्रंथ हैं, सृष्टि विज्ञान का रहस्य उनके अंदर छिपा पड़ा है। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण का जो है आचार्य जी ने किया है, इसमें विद्वान लोग अपनी टिप्पणी करेंगे। कितने लोग समझते हैं? बहुत लोग, स्वामी जी आचार्य जी बोल रहे थे, बहुत लोगों ने विरोध किया है। उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। जब अपने ही लोग बिना समझे, जिनकी योग्यता नहीं, वो कितना समझ सकते हैं? ये उनको अधिकार नहीं है। जिनको ये अधिकार नहीं, जिनके पास ये अधिकार ही नहीं है, जिनके पास समझने की योग्यता नहीं है, अगर वो इस प्रकार का क्रिटिसाइज करने लगे तो बहुत बड़ा दुस्साहस है, ये गलत बात है। जब अपने ही लोग इस प्रकार का काम करने लगे तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग, ये जो काम शुरू हुआ है, मैं कहता हूं हो सकता है हम 100% उनकी बात से सहमत न हो सकता है 100% आजकल के वैज्ञानिक उनसे सहमत न हो। ये बात भी इतना ही सच है, जैसे मैंने पहले कहा कि आज के वैज्ञानिकों के सामने इतने प्रश्न हैं, वो खुद उनका उत्तर नहीं जानते हैं। जब वो खुद उनका उत्तर नहीं जानते हैं, उनको भी ये अधिकार नहीं कि आचार्य जी ने जो भाग किया वो गलत है। ये उनका किसी को अधिकार नहीं है। तो हम लोगों को, मेरा पानी रखा ये, तो जरूरत हमको इस बात की है कि हम ऐसे लोग तैयार करें। मैं तो कुछ दिन मिनिस्टर रहा। आजकल इनोवेशन में बहुत जोर है हमारे देश की, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इन सब बातों पर मैं ब्रीफिंग लेने गया था, तो अलग अलग प्रोफेसर आए और मुझको अपनी बात समझा रहे थे कि दुनिया में कितना काम हो रहा है। तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं साइंस को। तो मुझे वहां के डायरेक्टर आईआईटी बता रहे थे कि हैदराबाद के एक प्रोफेसर, एक मूर्ति प्रोफेसर, नॉट ए प्रोफेसर, ये ब्राह्मण आदमी, एक ब्राह्मण आदमी जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, उसने जो काम ब्राह्मण उसमें किया है, मूर्ति उनका नाम है। अब आईआईटी उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है। डायरेक्टर आईआईटी दिल्ली ने खुद उनके नाम पर एक आर्टिकल लिखा है, उनका नाम दिया है कि ये काम जो है वेदों से उन्होंने निकाला है। एक डॉक्टर राव, वो भी हैदराबाद के हैं, ये शायद मूर्ति शायद चेन्नई का है, कहाँ का है मुझको मालूम नहीं एग्जैक्टली, उनका नंबर मुझे दिया उन्होंने। एक डॉक्टर राव है, मैं उनका बात सुन रहा था। और डॉक्टर राव ने वैशेषिक दर्शन पढ़ने के बाद, वैशेषिक आप लोगों को मालूम होगा कणाद ऋषि की वो है, तो वैशेषिक दर्शन पढ़ने के बाद उन्होंने एक धातु तैयार की। दो चीज़ उन्होंने हमको डेमोन्स्ट्रेशन दिया, प्रदर्शन किया उन्होंने। सब लोग जैसे आप लोग बैठे ऐसे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन दो बातों का किया। एक प्रदर्शन उन्होंने किया हमारे, एक उन्होंने ऐसा सोलवेंट बनाया। सोलवेंट मतलब जैसे आप स्प्रे करते हैं, ऐसे बोतल के अंदर बनाया। अखबार में आग आराम से लग सकता है, माचिस जलाई अखबार में आग लग जाएगी। हमारे सामने उन्होंने जो है छिड़काव किया, उसके बाद आग ही नहीं लगी। अखबार के अंदर, अखबार के टुकड़े में, कपड़े के अंदर आग ही नहीं लगी। उन्होंने कहा मैंने ये वैसे इसकी दर्शन पढ़ने के बाद किया है। एक उन्होंने कहा कि मैंने एक मेटल तैयार की है, और मेटल इतनी लाइट मेटल है कि एरोप्लेन जो आज चलते हैं उनकी स्पीड और डबल और ट्रिपल हो सकती है। वो भी प्राचीन शास्त्र पढ़ के बाद की है। साइंटिस्ट हैं, एनआईसी में काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, अगर भारत सरकार चाहे इस तरह के सब लोगों को इकट्ठा कर सकती है। सब लोग इकट्ठे हों, टीम बने, टीम भी साधना करने वाली हो, तो निश्चित तो बहुत बड़ा काम हमारा हो सकता है। मुझे बताया कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं। अभी मैं
ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहा हूँ कि DRDO में क्या चलता है। मैंने खूब पढ़ाई किया है और 3 साल पहले DRDO की जितनी लेबोरेटरीज हैं सबकी रिपोर्ट मंगाई थी मैंने, कितना पैसा खर्च हो रहा है और आउटकम क्या है। बाद में हमारे मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप ये इसको मत लिखो, आप ऐसे ही आ जाओ। कितना सरकार खर्च करती है, रिजल्ट उसका क्या है, हमें इन सब बातों को भी देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उससे अगर 1,000वां भाग भी जितना हम खर्च वहाँ पर करते हैं, हमारी लेबोरेटरी साइंस में करते हैं, उसका 1,000वां भाग भी अगर आचार्य जी को दे दिया जाए तो कितना बड़ा काम हो सकता है। तो आचार्य जी, मैं तो यहाँ आया हूँ केवल आपका अभिनंदन करने आया हूँ, आपके काम की प्रशंसा करने आया हूँ। इस बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है कौन मेरे विरोध में खड़ा है, कौन मेरे खिलाफ लिख रहा है, कौन मेरे खिलाफ बोल रहा है। हमारे तो पुरखों ने यही कहा है, निंदतु नीतुर्मणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी स्मावस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणास्तु युगांतरैवा न्यायेत पथा प्रविचलन्ति पदम नदीरा। कोई स्तुति करे, कोई विरोध करे, मौत आज आ जाए तो कभी आए, लक्ष्मी रहे या न रहे, लेकिन सत्य के रास्ते पर हम बढ़ते रहेंगे। ये संकल्प लेकर के चलने की जरूरत है। लोग आएंगे, समय आएगा, हो सकता है आज हमारे पास फंड की कमी हो, पैसे की कमी हो, कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता अच्छा है, सत्य का रास्ता है। आज नहीं तो कल लोग आएंगे, लोग झुकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, मैं तो डॉक्टर मोक्षराज को बोल रहा था, क्योंकि साइंस की बातें थोड़ा कम समझते हैं, मैं भी कम समझता हूँ। कभी सामने बैठे बैठे लोग बोर ना हो रहे हों। हम लोग जो है आर्य समाज के भाषण सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें अच्छी कहानी वानी रखते हैं तो मन लगा रहता है। वेद विज्ञान की बात करना, वेद विज्ञान की बात करना, वेद विज्ञान की बातों को समझना, इस सब के बस की बात तो नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो इतना उत्साह बढ़ाया है, हो सकता है आज आप में से कुछ लोग नहीं समझते हों, फिर भी आप लोग बैठे रहे, ये आपका बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते।